नमस्कार, मैं हूँ अनिल कक्कड़ और सच कहूँ मैं आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, जिस तरीके से आपको पता है कि पूरे देश में इस समय कोरोना को लेकर लॉकडाउन है और हरियाणा स्टेट में भी लॉकडाउन जारी है। प्रदेश सरकार लगातार लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है और तमाम जो है लॉकडाउन के दौरान न रियायतें भी दी जा रही हैं ताकि आम जो ज़िंदगी है वो पटरी पर दोबारा आ सके। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए प्रदेश के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह हैं। संदीप सिंह जी, आपका सच कहूँ मैं बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत-बहुत संदीप धन्यवाद। सिंह जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। संदीप सिंह जी, सबसे पहले ये बताइए कि कोरोना के इस दौर में आप कैसे हैं? आपका परिवार कैसा है? बहुत सही हैं, परिवार भी ठीक है और हम भी बहुत सही हैं और लगातार प्रयास में हैं कि लोगों को भी सही रखें और लोगों को सुरक्षित रखें। जी, संदीप जी, जो एक सुखद बात निकल कर आती है वो ये है कि जिस जिले से आप आते हैं कुरुक्षेत्र से, वहाँ ऊपर वाले की अभी रहमत से या कहें कि मेहरबानी से कोरोना के केसेस काफ़ी कम हैं और आप लगातार लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि किस तरीके से आप लोगों को वहाँ समझा पा रहे हैं? प्रशासन जो है पूरी तरह लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, लोग भी आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए हम लगातार काम कर रहे हैं कि लोगों तक हम पहुँचे घर-घर में अगर किसी के घर राशन की दिक्कत है, किसी के घर किसी का कोई परिवार में चाहे वो भाई-बहन, बेटा या पिता कहीं दूसरी शहर में फँसा हुआ है, तो उसको किस तरीके से हम हेल्प करें कि वो अपने परिवार के साथ जुड़ जाए। साथ ही में किसी को मेडिकल सुविधाएँ हैं, किसी को ऐसी बीमारी है जिसका वो इलाज दूसरे शहर में होता है, तो इस तरीके की जो हेल्पें हैं वो हम कर रहे हैं लगातार। अब जी। पीछे कई परिवार ऐसे थे कि जिनके यहाँ मेडिसिन जो थी वो चंडीगढ़ जैसे शहर से मिलती हैं, तो उनको जी। भी उनके जो डॉक्टर द्वारा जो चिट मिलती है, उसके बिहाफ़ पर उनको परमिशंस वगैरह और उनको गाइडलाइन देना तरीके से, ये काम लगातार हमारी टीम हल्के में भी और जिले में भी कर रही है। जी। संदीप जी, चूँकि आप खेल मंत्री हैं और इस समय प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, ज़्यादातर खिलाड़ी हैं, वो अपने घरों में हैं और अकेडमीज़ बंद हैं, नर्सरीज़ बंद हैं। तो इस जो है पूरे दौर में आप लोगों को, ख़ास तौर पे खिलाड़ियों को किस तरीके से मोटिवेट रखे हुए हैं? उनके लिए क्या-क्या आपने प्लान किए हैं? मेरी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ज़रिए मीटिंग्स होती रहती हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से, हमारे डायरेक्टर टीम से और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ये सभी हम एक साथ मिलकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हर सप्ताह करते हैं कि हमारी क्या प्रोग्रेस चल रही है। लगातार हमारी टीम जो है स्पोर्ट्स और यूथ की जो टीम वॉलंटियर की टीम है वो सेवा में भी लगी हुई है। लोगों जी। तक राशन पहुँचाना अलग-अलग जिलों में प्लस ही जी। जब खरीद का समय था उस समय मंडियों में हेल्प करना और जो वुमेन्स की टीम थी वो तकरीबन आशा वर्करों के साथ मिलकर काम कर रही थी। तो अब जी। भी हमारी टीम लगातार काम कर रही है और साथ ही में मैंने एक और शुरुआत की थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ही वीसी के ज़रिए ही वो हुँ। उनके बच्चों तक घर पे रहकर फिटनेस, घर पर रहकर स्किल्स जो जी। कोई भी गेम हो उसके अंदर स्किल बहुत ज़रूरी है। जब आपकी स्किल लेवल अच्छे होंगे तो आपकी गेम जो है वो और निखर कर आएगी। तो ये सही जी। समय है अपने स्किल को निखारना और तराशना और आगे बढ़ना। तो ये चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं और साथ ही हम एक और काम कर रहे हैं कि ये 2 चीज़ें तभी ज़्यादा आगे आएँगी अगर आप पढ़ोगे भी। तो जी। हमारे स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं उनको हुँ, और हुँ। बाकी एजुकेशन तक भी हम जितने भी हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमारे मैसेज पढ़ते हैं, हमारे वीडियोज़ देखते हैं, उसमें भी हम यही कहते हैं, खेलना भी है, फिटनेस भी करनी है, स्किल लेवल भी बढ़ाना है, बट ये सब चीज़ें तभी काम आएँगी जब बड़े होकर आप पढ़ोगे भी क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, खेलना भी है, हुँ, हुँ। आगे मेडल भी जीतने हैं, जब आपको नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, ये जॉब मिलते ही अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उसको भी पूरे से तभी निभा पाओगे अगर आप अच्छे पढ़े-लिखे होगे। तो ये चीज़ें भी हम जी। उनको बताते हैं जिससे कि वो अपनी पढ़ाई आगे कर सकें। जी। संदीप जी, चूँकि छोटे-बड़े सब टूर्नामेंट जो हैं इस वक़्त देश में, प्रदेश में बंद हैं और ओलंपिक तक टाल दिया गया है। तो ऐसे में एक खिलाड़ी जो है बिना खेल के कितना तैयार रह सकता है और जो मानसिक स्तर होता है एक खिलाड़ी का, वो उसपे भी उसको बहुत काम करना होता है। तो ऐसे में बीइंग ए प्लेयर चूँकि आप बहुत ज़िंदगी के ऐसे दौर से निकले हैं, तो आज का जो ये दौर है, ये इस दौर में आप कैसे समझते हैं कि खिलाड़ी को मानसिक तौर पर भी जो ये इन चीज़ों से निकलना है आगे, उसके लिए क्या तैयारियाँ
क्या प्लानिंग आप प्लेयर्स को बता रहे हैं? क्या गाइडलाइन जारी कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा इस समय टफनेस ये है कि फील्ड में अभी अगर आप आज की गाइडलाइन देखें तो उसमें काफ़ी कुछ फील्ड से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। हम भी उस चीज़ को जी, गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए आगे शुरू करेंगे। लेकिन जी। अभी तक जो हो रहा था जिसको हम कंटिन्यू कर भी रहे थे, वो यही है हुँ, कि मेंटल टफनेस होना एक इंसान के लिए, एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जी। अगर आपका माइंड आपके अंदर कंट्रोल है, तो आप हुँ, अपनी तैयारी कर सकते हैं, लॉकडाउन के अंदर भी तैयारी कर सकते हैं, आप फ़िटनेस भी कर सकते हैं, आप स्किल्स भी कर सकते हैं और आप अगर देखें तो सोशल मीडिया के अंदर भी कई ऐसी फ़िटनेस स्किल्स दी गई हैं और आजकल तो बहुत से हमारे कोचेज़ भी लगे हैं लगातार इस चीज़ को बताने के लिए कि घर पर रहकर आप अगर आप इंडिविजुअल गेम के या टीम गेम के जिस गेम के हैं, उसी टेक्नीक से आपको घर पर रहकर फ़िटनेस स्किल्स आप किस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आपने मेंटल की बात की, मेंटल टफनेस की बात की, तो हमारे यहाँ मेंटल टफनेस के लिए भी कोचेज़ उनको जी। लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं और योगा क्लासेस भी हो रही हैं हमारे यहाँ। जी, संदीप जी, चूँकि आप खुद एक देश के आइडल हैं, नौजवान आपको फ़ॉलो करते हैं और जो आपका जीवन है वो संघर्षों की बहुत बड़ी कहानी है और इनसे प्रेरणा लेकर बहुत से बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। अ, ये जो ये फ्री टाइम है, इसमें लोग आपकी मूवीज़ देख रहे हैं, आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, आपसे बातचीत भी करते होंगे। मैं समझता हूँ कि लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहते होंगे। ये लोगों का जो प्यार है, लोगों की ये जो आपके प्रति आकर्षण है, जो एक आइडल होने के नाते आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब आती है, इसको कैसे देखते हैं? और जो जुनून आपने दिखाया और जो जुनून आज ज़रूरत है, समाज के लिए ज़रूरत है, आज देश के लिए ज़रूरत है, उस वो जुनून कैसे और बच्चों में और लोगों में इम्पार्ट हो सकता है? इसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ बिलीव हमारे जी, यहाँ बच्चों को सेल्फ बिलीव सिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जी, मैं एक चीज़ मानता हूँ अपनी लाइफ से और कई ऐसे खिलाड़ी, कई ऐसे जिनको मैं कहूँगा कि आइडियल हमारे पूरे वर्ल्ड में हुए हैं, उनकी लाइफ भी अगर मैं खोजूँ तो उसमें से एक चीज़ ज़रूर निकलती है कि हर इंसान में एक खूबी होती है। जी, भले ही वो कैसी भी खूबी हो, एक खूबी ज़रूर होती है और भगवान उसको बना के भेजता है। हमें उस खूबी के ऊपर काम करना है, उस खूबी को तराशना है, जिससे कि हम एक ऐसे इंसान बने कि जिससे कि दूसरे लोग हमें आइडियल मानें। तो इस जी, तरीके की टेक्नीक अगर हम अपने अंदर या इस तरीके की सोच अपने अंदर रखेंगे, तो डेफ़िनिटली हम आगे बढ़ेंगे और हमेशा मैंने अपने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी भी है और एक ही चीज़ की है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जी, आप अगर येस माइंड से चलेंगे, नथिंग इज पॉसिबल के माइंड से चलेंगे तो डेफिनेटली आप इम्प्रूव भी करेंगे और इम्प्रूवमेंट के साथ आप ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाते जाएंगे जो कि बहुत से कम लोगों ने बनाए होते हैं तो ये हुँ, आसान नहीं है ऐसा रास्ता लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए आपको फोकस होना मेंटल दिमाग के साथ प्रिपेयर होना और आपकी फिजिकल लेवल को स्ट्रॉन्ग करना और हर समय में हर बात को नेगेटिव भी हो उसमें भी पॉजिटिव सोचने के लिए भी आपका जो शक्ति हो वही इंसान आगे हो सकता है तो मैं हर जो भी मेरे साथ जुड़ते हैं जो मेरे साथ बातचीत करते हैं जो मेरे स्पोर्ट्स के माध्यम से या पॉलिटिकल माध्यम से या किसी भी तरीके के माध्यम से मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं मैं हमेशा उनको एक ही बात बोलता हूँ कि अपने ऊपर भरोसा रखो बिलीव रखो और हमेशा ये सोचो कि आई कैन जी, डू मतलब मैं भी कर सकता हूँ और जी। लोग अगर दूसरे कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ इस तरीके से अगर आप सोच रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो डे बाय डे ऊपर आएगी। जी, संदीप जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर आपकी पूरी ज़िंदगी पर एक बहुत अच्छी पिक्चर बनी है और बड़ा अच्छा मैसेज जो है उस पिक्चर ने पूरे समाज को दिया है, पूरे देश को दिया है। उस पिक्चर को एक अगर जीवित तौर पे मैं एक कहानी मानूँ, तो आप संदीप सिंह एक हॉकी प्लेयर से एक फ्लिकर सिंह बनता है, उसके बाद फ्लिकर सिंह आज एक मंत्री संदीप सिंह हो जाता है। संदीप सिंह जी, आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका कौन-सी लगी है अब तक अपनी ज़िंदगी में? अ, देखिए मेरे लिए हर दिन इम्पोर्टेंट है और जी, हर भूमिका इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए जी, ये बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं खेलता था, मेरे लिए देश को खेलना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मुझे एक ड्रीम था, सपना था कि मैं देश के लिए खेलूँ। जी, जब मैं देश के लिए खेलता हुआ
कप्तान बना तब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं देश को आगे से लीड करूं और मेडल दिलाऊं। उसके जी, बाद जब मैं फ्लिकर सिंह के रूप में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए, उस समय एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि देश के लिए मैं तो खेल रहा हूं, लेकिन देश के साथ साथ मुझे ऐसे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाना है जिससे कि देश मेरे, जब मैं हॉकी छोड़ूं तो उसके बाद भी हमारे देश में अच्छे खिलाड़ी आते रहें। जी, देन मैं उसके बाद पॉलिटिकल लेवल में आया, तो अब भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसी पोजीशन बैठा हूं कि जिससे कि बाकी खिलाड़ियों को भी मैं आगे बढ़ाऊं। और जी, जो खिलाड़ी आज की डेट में चाहे वो किसी भी गेम का है, उसको हर वो सुविधा मिले जो सरकार द्वारा तय होती है। और मैंने एक खिलाड़ी के रूप में वो जिंदगी जी है कि जहां से जी। ग्रास रूट से उठकर एक इंटरनेशनल लेवल तक जाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें खिलाड़ी को ना आए, जिससे कि उनका मनोबल भी बढ़ा रहे और वो अपनी सरकार की सपोर्ट के द्वारा आगे बढ़े और ज्यादा मेडल लेकर आए। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप सीखने में माहिर हैं। आपने जीवन के तमाम मुश्किल से मुश्किल भरे पलों से भी चुनौती ली और उनसे सीखा। चूँकि आप खिलाड़ी से अब एक राजनीतिक जो है परिवेश में आ गए हैं, तो इस जो राजनीति जो पेशा है वो खेल से काफ़ी डिफरेंट है। तो इस पेशे को आप कहाँ तक सीख चुके हैं? आपको क्या लगता है कि और आगे अब और आगे कैसे बढ़ना है और कितना सीखना है? देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। कोई जी, भी परफेक्ट नहीं होता है और इसी रूप में मैं चलता हूँ। हर जी, दिन में नया लेसन कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है और सीखना ही चाहिए, क्योंकि जी, ज़िंदगी में पुराने बुजुर्गों के पास बैठें तो उनसे अलग तजुर्बा मिलता है। जो विदेशों में घूमते हैं, जो पूरी दुनिया देखते हैं, उनके साथ बैठें तो अलग तजुर्बा मिलता है। छोटे जी, बच्चे के पास बैठे तो भी उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो जी, जी। बात एंड पे ये मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूँगा कि मेरे लिए हर वो दिन, हर वो पल सीखने का है, चाहे मैं किसी जी। भी लाइन में हूँ। जी, संदीप जी आप पहली बार चुनाव लड़े और आप पहली बार जीते और जीतते ही मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद जो आपका इलाका है उस वहाँ से और पूरे जो स्टेट के प्लेयर्स हैं, खास तौर पर नौजवान, उनको काफ़ी उम्मीदें आपसे हो गई हैं। तो ये उम्मीदें कई बार परेशान नहीं करती या आपको और जुनून देती हैं कि अब मुझे और करना है, अब मुझे और बैठना नहीं है, मुझे और आगे बढ़ना है, अब मुझे और देश के लिए, प्रदेश के लिए करना है? देखिए, मैं आपको इसका जवाब बड़े अलग तरीके से देना चाहता हूँ। जी, जी। मैं हमेशा जब भी खेलता था तो मैं एक चीज़ सोचता था कि जिस दिन मुझे अपनी लाइफ में एक चीज़ समझ आ गई कि मैं अपने आप को सैटिस्फाई समझ गया कि यार आज जी। तो मैं मेडल जीत गया हूँ या मैच जीत गया हूँ, यार मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया तो मेरे लिए अब सैटिस्फाई हो गया हूँ। तो उस हुँ, दिन मैं ये सोचता था कि मेरा आखिरी दिन होगा स्पोर्ट्स में। वैसे ही मैं जी। अपनी लाइफ में भी सीखता हूँ कि अगर जिस दिन मैंने ये अपने आप को सैटिस्फाई समझ गया कि अब तो मैं मंत्री बन गया हूँ, अब मैं सैटिस्फाई नहीं, मेरे लिए हर वो काम, चाहे वो बच्चों की प्रोग्रेस हो, बच्चों के लिए सुविधाएँ लानी हो, बच्चों को आगे लेके जाना हो, बच्चों की कोई दिक्कत हो उसको दूरी करनी हो, हर वो हुँ, हुँ। चीज़ें मेरे लिए एक काम हो जाता है, एक नया स्टेप हो जाता है और उसको मैं उतने ही रुचि के साथ काम करता हूँ, जितनी रुचि के साथ मैं मैदान में हॉकी खेलने उतरता था। जी, बहुत बढ़िया संदीप जी। संदीप जी, एक और जो सवाल है वो शायद बहुत ही कम लोगों को पता है कि आप एक ऐसी चैरिटी करते हैं, एक ऐसा मानवता का काम करते हैं जिससे शायद ज़्यादा लोग वाकिफ़ नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे उसी संदर्भ में एक सवाल पूछना चाहूँगा और थोड़ा-सा विस्तार में भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप एक बार बहुत बुरे तरीके से घायल हुए और फिर आपने वापसी की, लेकिन आपने उसी दिन से सोच लिया कि मुझे भी डिसेबल लोगों के लिए हेल्प करनी है। तो वो जो सेवा है, वो आज तक लगातार चली आ रही है। आप लोगों को हैंडीकैप लोगों को कैलिपर बाँटते हैं, आप उनके लिए और चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। इसके बारे में दर्शकों को ज़रूर बताइए। अ, देखिए, कहते हैं कि कभी-कभी किसी को चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद उसको महसूस हो जाता है कि कितना दर्द होता है उस पोज़ीशन पर आकर जब आपको चोट लगती है। तो जी, वैसे ही जब मैं व्हीलचेयर पे था तो मुझे भी महसूस हुआ कि क्यों ना, जब अगर मेरे पास ऐसा कुछ साधन हो, इस ऐसी पावर में आऊँ या ऐसी जगह पर आऊँ कि मैं भी लोगों की मदद कर सकूँ, तो वो मेरे जी, हमेशा ज़हन में रहती थी। और मैं कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हेल्प करता रहता था। पहली बार मैंने जो हेल्प की, मैं उस नाम को, उस इंसान को मैं मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। मैं नेशनल टीम में था, इंडियन टीम में। उस जी, समय मैं कप्तान था, तो मुझे पता चला कि एक ऐसे व्यक्ति जो खेल से संबंध रखते हैं, उनकी दोनों जी, टाँगें ट्रेन के नीचे आके कट गई हैं।
ओके। तो मेरे को बहुत दुःख लगा कि जब मेरे को न्यूज़ मिली तो काफ़ी लोगों ने उसको कहा कि इनको सरकार द्वारा भी पैसे मिलने चाहिए, सरकार ने भी हेल्प की। लेकिन हुँ, हुँ। मेरे अंदर ऐसा कुछ आया कि इसको भी हम मोटिवेट करें और वो आगे बढ़े, तो उसको मैंने मोटिवेट भी किया, अपने फाइनेंशियली भी हेल्प किया और उसको इतना प्रेरित किया कि वो किसी और गेम में, स्पोर्ट्स में आए, तो आज वो काफ़ी अच्छी पोज़ीशन पर भी है। तो जी, मैं जी। मेंशन करना चाहूँगा नेम, लेकिन ऐसे तरीके से जी, फिर मैंने शुरुआत की। अब जी। कई जगह पर हल्के में मैं किसी की बाजू कटी हो, किसी की टाँग कटी हो, उस तरीके से मैंने पीछे एक कैंप शुरू किया था कि एक देखने के लिए कि हम किस तरीके से इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो जी। तकरीबन हमारे पास काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और अभी कोरोना के कारण हम ज़्यादा लोगों को के साथ एक कैंप नहीं लगा सकते, लेकिन जिस दिन हमारा ये कोरोना का बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा माहौल, तो हम वो कैंप लगाने वाले हैं और उसमें जिन लोगों की बाजू मिसिंग है या टाँग मिसिंग है, उनके साथ उनकी सारी हमारे पास मेज़रमेंट आ चुकी है, तो उनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो उनको भी पहुँचाएँगे। अभी एक पीछे ही एक गुड़िया थी बहुत छोटी-सी, तो जी। वो पढ़ाई करती थी और घर में इतना पैसा नहीं था कि वो पढ़ाई भी पूरी कर सके और उसके लिए ना वो चल पाती थी, वो बचपन से ही ऐसे मरीज़ थी, जी। जिसको बोल सकते हैं कि अ, कुछ डिस अपाहिज डि टाइप जी, भी हम कह डिसेबल। सकते हैं कि जी, हाँ, जी। जी, जी। डिसेबल प्रॉब्लम थी जी, जी। उसको और जी, जी। उस लड़की ने मेरे को रिक्वेस्ट की कि मेरे को ऐसे हेल्प चाहिए स्टडी को लेकर। तो जी। मैं इन चीज़ों के लिए बहुत आगे होकर सेवा करता हूँ। तो उस जी, जी। लड़की को मैंने स्टडी का भी और प्लस साथ ही उसको व्हीलचेयर जो उसके जिसके ऊपर जाकर वो और ज़्यादा पढ़ सके कि उसको हुँ, घर हुँ। से आने-जाने में दिक्कत ना हो। तो ऐसे मैंने एक जस्ट एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। ऐसे मैं जी, जी। काम करता रहता हूँ। साथ ही जी, जी, जी। में मैं एक और चीज़ आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब मुझे गोली लगी, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, तो उस समय मेरे को वैल्यू पता चली कि ऑर्गन्स की वैल्यू क्या होती है। बिकॉज़ जी। मेरी तीनों ऑर्गन्स को डैमेज करती हुई गोली निकली थी। जी, तो जी। मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे लोगों को अवेयर करना चाहिए कि आप ऑर्गन ऑर्गन डोनेट भी करें। जी, जी। क्योंकि ये जो एक दान है, इससे बड़ा दान नहीं है, ये जी, महादान है। हमारे महादान। यहाँ रकतदान भी होता है हुँ। और काफ़ी संस्थाएँ बढ़-चढ़-कर जी। भाग लेती हैं इसके ऊपर। जी, जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑर्गन डोनेट के भी कैंप्स लगाए जाएँ और उसमें लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि आप जी, जी। के जो ऑर्गन है, उसकी डिटेल में भी बताया जाए कि इसकी जो इस्तेमाल है, वो आप जब भी इस दुनिया से हर किसी ने जाना है, जब भी जी, बिल्कुल। इंसान जाएगा तो उसके बाद ही उस ऑर्गन को किसी ऐसे इंसान को दिए जाएँगे जिसका वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। तो ऐसे में जी। मैंने अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन डोनेट भी किए हुए हैं। जी, बहुत बढ़िया। ये बहुत बड़ी जो है न्यूज़ जो है हमें मिली है कि आपने फ़ॉर्म फ़िल किया हुआ है, आफ्टर जो है डेथ आप जो है ऑर्गन डोनेट करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया बात संदीप जी। संदीप जी, आपने अपने पर्सनल जीवन की काफ़ी बातें की हैं। अब चूँकि आप प्रदेश में राज्य मंत्री हैं, तो मैं आपसे कुछ पॉलिटिकल सवाल भी लूँगा। चूँकि जो आज का दौर है, उस दौर में ये जो मामले हैं काफ़ी जो हैं मीडिया में हैं और मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर अपना पक्ष रखें। मेरा पहला सवाल ये है कि विपक्षी दल जो हैं लगातार सरकार पर किसानों की फसलों का जो पैसा है वो देने में देरी जो हो रही है उस पर आरोप लगा रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपने ज़िले की भी बात करूँ अगर कुरुक्षेत्र की, तो काफ़ी ऐसे किसान हैं जो मेरे को मिलते रहते हैं और उनकी पेमेंट ऑन टाइम आई है। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों के लिए बोलना आसान है लेकिन किसानों तक पैसे की बात करें, किसानों तक हर उनका हक जो है, वो बहुत ज़रूर मिलता है और पीछे एक मैं आपको बताता हूँ कि सीएम साहब से जब किसानों को लेकर बात हुई, तो सीएम साहब कहते हैं कि मेरे लिए किसान जो हैं, वो हरियाणा की शान है और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे जी। सीएम साहब जो हैं वो आने वाले समय को लेकर दूरदर्शिता के साथ चलते हैं और उनके हर जो स्टेप हैं वो दूरदर्शिता को लेकर ही होते हैं, जिससे कि आज की जो हमारी जनरेशन है, उसको भी भला हो और आने वाली जो जनरेशन है जिनको पता है कि ये 20 साल बाद, 25 साल बाद क्या हो सकता है, जो साइंटिस्ट भी बात करते हैं, उससे रिलेटेड भी हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी उसी तरीके से काम करते हैं। सर मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी जो सहयोगी पार्टी है सरकार में जसपा,
उसके एक जो नेता हैं और पूर्व विधायक हैं, उनका जो नाम है वो हाल ही में एक शराब घोटाले में आया है और वो गिरफ्तारी भी हुई है। सरकार पर और आपकी सहयोगी पार्टी पर चारों ओर से अब हमले हैं, तो इस पर आपका क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए मेरी टिप्पणी यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे अनिल विज जी ने, हमारे हुँ, होम मिनिस्टर, उन्होंने एसआईटी टीम बनाई हुई है और जी। एसआईटी टीम काम कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो वो कार्य करेंगे, सही तरीके से करेंगे और हुँ, उसी तरीके से करेंगे कि जो उचित है और जो इसमें दोषी है, उसको उचित से उचित और मैं कहूँगा कि जो उनका अपराध है, जिस तरीके का अपराध है, उसी तरीके से उनको दंड भी मिलेगा। और रही बात इंसान और पार्टी की, और जो पार्टी है उसमें इंसान कई अगर कोई ऐसा नहीं है कि किसी तालाब में जाएँ तो सभी की सभी मछलियाँ गंद खाने वाली होंगी, कुछ साफ भी होंगी, कुछ गंदी भी होंगी। तो कुछ हुँ, कई तरीके के इंसान हर हमारे समाज में कई तरीके के इंसान हैं, तो हमें हुँ, हुँ। पता नहीं चलता किस तरीके के, लेकिन अगर कोई अपराध करता है, तो उसके लिए दंड सबके समान होना चाहिए। जी। संदीप जी पूरे देश में प्रवासी मज़दूरों का जो मामला चल रहा है, लोग सड़कों पर हैं और छोटे-छोटे बच्चे जो हैं अपने घरों को पैदल जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं, यमुनानगर में लाठीचार्ज हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार की ज़िम्मेदारी कितनी बनती है? कहाँ सरकार की चूक है? सरकार को और ज़्यादा क्या आपके हिसाब से करना चाहिए ताकि इन भूखे और बेरोज़गार लोगों को अगर वो घर जाना चाहते हैं, तरीके से घर पहुँचे, अगर वो काम करना चाहते हैं, तो इज़्ज़त से उन्हें काम मिले। देखिए हर मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं शेल्टरों में हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र जिले के मुझे नोडल मंत्री भी बनाया हुआ है जिले का। तो जी, उसमें भी अगर हम बात करें तो 7 शेल्टर जो हैं सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। जी, उस शेल्टरों में अगर हम बात करें तकरीबन 7 से कई ऐसे प्राइवेट शेल्टर भी हैं जिन लोगों ने अपनी तरफ से भी उनके लिए देख-रेख के लिए चलाया हुआ है। तो जी, मैं बात करता हूँ कि अगर शेल्टर में आपको रखा हुआ है, खाना मिल रहा है और अगर आपके दूसरे स्टेट के बॉर्डर नहीं खुले हैं, दूसरे स्टेट के अगर आपको आने-जाने की सुविधा नहीं है, तो जी, आप तो अगर बिना सरकार के साथ मिलकर अगर आप बाहर जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली सभी लोगों के साथ है और वो सामान लेकर प्रवासी लोग अगर निकलते हैं तो बिना किसी इन्फॉर्मेशन दिए किसी को, तो मुझे लगता है कि ये बात सही नहीं है। रही जी, बात सरकार भी चाहती है कि उनको सुविधाओं के साथ अब ट्रेन्स भी बीच में चली हैं और जी, बसेस भी चलाई हैं, वो इसीलिए चलाई हैं कि उनको तरीके से उनके घर तक पहुँचाया जाए और वो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक। लेकिन अगर जी, किसी ऐसे व्यक्ति कुछ ऐसे व्यक्ति हो जिनको वो समझ नहीं आती है कि सरकार जो उनका हेल्प ही कर रही है, अगर रास्ते में जाएँगे, एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ कि जी, कुछ लोगों ने जो मिक्सचर होता है, जो जी, सड़क बनाने वाला मिक्सचर होता है, ट्रक होता है, जी, 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 उसके अंदर बैठकर ट्रैवल जी, किया और जब वहाँ जाकर निकले तो उसमें से 2 लोग 2 या 3 लोगों को हार्मनेस भी हुई, शायद उसमें से एक आधा मरा भी था। तो जी, ऐसी चीज़ें अगर आप चोरी से करोगे, सरकार के द्वारा जो एक हेल्प है, वो हेल्प को इस्तेमाल नहीं करोगे और अपनी तरफ से करोगे, तो आप लोगों को ही नुकसान होगा। सरकार आपके साथ खड़ी है और आपको खाना भी दे रही है, आपको हेल्प भी कर रही है। तो अगर हाँ, वो भी चाहते हैं कि आप लोग घर जाएँ, हर इंसान जी, अपने-अपने घर जाए, लेकिन तरीके से जाए और तरीके जी। से ही वो पहुँचाना चाहते हैं। जी, संदीप जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है क्योंकि अभी हाल ही में आपने जो ब्लड डोनेशन है, ऑर्गन डोनेशन है, इसके लिए काफ़ी काम किया है अपने इलाकों में और अभी हाल ही में थैलेसीमिया डे पर उत्तर भारत की काफ़ी बड़ी संस्था डेरा सच्चा सौदा ने पूरे जो है इंडिया में कैंप्स लगाए हैं और लगातार जो है थैलेसीमिया जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए रक्तदान हो रहे हैं, ऑर्गन डोनेशन के भी फॉर्म इन लोगों ने काफ़ी भरे हैं। इसी के साथ-साथ आज जो है अभी हाल ही में एक नहर टूटी है करनाल में और उसमें जो डेरा सच्चा सौदा के लोग हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, अपने वॉलंटियरली जो अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं। इन दोनों मामलों को आप कैसे देखते हैं? देखिए जब भी मुश्किल का समय आता है, जो लोग सामने इस काम में निकलते हैं, तो वो लोगों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ देश के प्रति, प्रदेश के प्रति और इंसानों के प्रति प्रेम भावना होती है। तो जी, हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, उसको पॉज़िटिव लेकर उन अगर कोई ऐसा नोबल मैं कहूँगा कि नोबल काम कर जी, रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर हमें भी जुड़ना चाहिए। चाहे वो दान एक बूँद का भी होता है, दान एक बकेट का भी होता है, दान एक ट्रक का भी होता है, चाहे वो पानी का हो।
तो उसी दान की बात साथ आप उसकी सेवा भी करो, तो वो उससे भी ज़्यादा महान काम है। तो जो लोग रकत दान भी करते हैं, जो लोग ऐसे कामों में लोगों की सहायता के लिए भी निकलते हैं, तो मैं उनको सैल्यूट भी करता हूँ और उनको अपनी तरफ से बधाई भी देता हूँ कि ऐसे लोग अपने जिगरे के साथ निकल कर ऐसे समय में, ऐसे महामारी में, कोविड-19 में लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे संस्थाएँ और भी आएँ आगे और सभी लोगों की हेल्प करें। संदीप जी, आपने सच कहूँ के लिए अपना वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।